नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। वक्त है चार धाम यात्री रखें अपना ख्याल, हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे चार धाम यात्रा में जिस तरीके से जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित हो रही है। 11 श्रद्धालुओं की यहां पर जान चली गई। मारे गए श्रद्धालुओं में 3 मध्य प्रदेश के भी हैं। स्थानीय प्रशासन ने अपनी ओर से व्यापक इंतजाम किए जरूर, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के आगे वो इंतजाम नाकाफी पड़ गए। साथ ही श्रद्धालुओं के स्तर पर कहां चूक हुई, हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी आगे ऐसी कोई दर्दनाक खबर आगे ना आए, इसके लिए जरूरी है। धार्मिक आयोजन की वजह से कई बार स्थानीय प्रशासन एक सीमा से आगे नियमों पर जोर नहीं डालता है, लेकिन उन्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम इसी पर बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिक्कत आखिर हुई कहां पर, किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है प्रबंधकों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए भी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने अनुभव जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं। कभी आप भी अगर ऐसे किसी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और ऐसे किसी परेशानी मुसीबत में फंसे हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो लगातार चार धाम यात्रा में जिस तरीके से जो वहां पर व्यवस्था है वो भीड़ के हिसाब से वहां पर उस तरीके से माहौल नहीं है। भीड़ के हिसाब से वो शायद कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई, वो व्यवस्था, वो अरेंजमेंट प्रशासन की तरफ से जो किए गए थे। ऐसे में आपको बता दें 11 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिसमें 3 मध्य प्रदेश के भी हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे, आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ प्रशासन की तरफ से चूक हुई, कहाँ श्रद्धालुओं को किन किन बातों का ख्याल रखना था। क्योंकि देखिए, जब आप बहुत हाइट पर जाते हैं तो कई बार जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उन्हें कई तरीके की स्वास्थ्य से जुड़ी तकलीफें होने लगती हैं, श्वास संबंधी परेशानी होने लगती है। तो ऐसे में किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर सरकार ने कुछ नए चीज़ें लागू की है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि मंदिर परिसर में 200 मीटर तक मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्री चारों धामों में अब यात्रा नहीं कर सकता है। इसको लेकर लगातार अब सघन चेक इन अभियान चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 250 से ज़्यादा लोगों को वापस किया गया है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के चारों धामों में दर्शन करने पहुंच रहे थे। इसके अलावा यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग जगहों पर यात्रियों को रोका जा रहा है, ताकि यात्री रुक रुक कर जाएं और ट्रैफिक जाम न लगे। क्योंकि पिछले 4-5 दिन से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें दिख रहा है कि सड़कों पर लंबा लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। चारों धामों की अगर बात करें, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। इसकी वजह से अव्यवस्था फैल गई है। यही वजह है कि सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी निर्देश दिए, इसका अलग उल्लंघन कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कई चीज़ों पर काम किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं उनको यात्राओं पर लगाया गया है। यात्रा के लिए यात्रा मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सचिव लेवल के अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने के लिए यात्रा के लिए वहां पर तैनात किया गया है। लगातार सरकार की इस पर पूरी नज़र है, लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्थाएं थी, उससे कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो गलत गया। अब सरकार इसको ठीक करना चाहती है। यही वजह है कि नई चीज़ें लागू की गई है और इसमें सख्त हिदायत दी है कि इनको लेकर कड़ाई से पालन किया जाए। कुल मिलाकर 1.5 लाख से ज़्यादा चारों धामों में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 26 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। वहीं जो ऑफलाइन पंजीकरण को रोका गया था, उससे कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला है। फिलहाल अभी सरकार की चारधाम यात्रा पर पूरी तरह से कड़ी नज़र है और सभी दिशा निर्देशों को पालन करने का आदेश जारी किया है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे सहयोगी किशोर रावत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एसबी मधु हैं हमारे साथ, डॉक्टर हैं सीनियर, जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए जब भी आप ऐसी यात्राओं पर जा रहे हैं, क्या वो चीज़ है, प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं। मूलचंद जूनावाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, महाकाल मंदिर के प्रबंधक हैं। किशोर, सबसे पहला सवाल हम आपसे यहाँ पर लेंगे, जो अव्यवस्थित माहौल पिछले दिनों देखा गया, 11 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिस हिसाब से भीड़ बढ़ी, शायद उस हिसाब से व्यापक इंतजामात वहां पर नहीं थे। अब क्या बदलाव किया गया है, क्या फेरबदल नियमों में हुआ है, किन किन बातों का ख्याल रखा गया है?
बिल्कुल, चारों धामों की अगर बात करें और खासकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें, तो ये तस्वीरें काफ़ी है कि किस तरीके से इंतज़ाम थे और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक प्लानिंग तैयार करनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अफरा-तफरी मची और लगातार जिस तरीके से खबरें आई, अब उसको लेकर सरकार ने कुछ नई चीज़ें तय की है। इसमें सबसे पहली ये चीज़ है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो उनको यात्रा से वापस भेजा जा रहा है, यानी अलग-अलग जगहों पर चेकिंग की जा रही है चारों धामों में। चूँकि रजिस्ट्रेशन करवाया था तो हर किसी को तारीख मिली है कि वो कब लिखता है कि वो अगर 16 मई को आ रहा है और 16 मई को उसने रजिस्ट्रेशन करवाया, वो लिखता है कि वो 20, 21, 22 को आएगा, तो वो उसी समय पे आए। अक्सर क्या हो रहा है कि लोग उससे पुरानी डेट से भी पहले आ जा रहे हैं। तो ये अव्यवस्थाएं हो रही है क्योंकि जो यात्रा का रूट है वो बेहद सीमित है, जगहें बहुत कम है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य, चूँकि ये बड़ा दुखद है कि 11 लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हाई एल्टीट्यूड पे है चारों धाम और वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल अलग है। अगर कोई नीचे से यानी प्लेन से और पहाड़ की तरफ जाता है तो वहाँ की सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है। लोगों को स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे रहा है। अपनी मेडिकल रिपोर्ट लोगों को कहा है कि वो बताएं कि उनको किस तरीके से क्या दिक्कतें हैं और ये जानकर हैरानी होगी कि हार्ट अटैक से वहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और इसको लेकर अब साफ कहा जा रहा है कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो अपना चेकअप कराए, नहीं तो वापस यात्रा से निचले इलाकों में आए। जी किशोर, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोका है। आर.के. अग्रवाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि कोशिश ये भी है कि दर्शकों की भी इस पर राय लें हम। अग्रवाल जी, कहिए क्या राय आपकी है, क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं? मैं आर.के. अग्रवाल भोपाल से बोल रहा हूँ। जी मैडम, मेरा ये कहना है कि पिछली जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, जो भयंकर थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उससे शासन ने, प्रशासन ने कोई भी सबक नहीं लिया है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो भीड़ हो रही है, अगर उसको चाहते तो पिछली त्रासदी को देखते हुए अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते थे। जी ये प्रशासन की जवाबदारी होती है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। अभी सुबह मैं सुन रहा था टीवी पर कि ये जो तीर्थ स्थल हुआ करते थे वो पर्यटन स्थल में कन्वर्ट हो गए। तीर्थ स्थल में एक कंट्रोल होता था, पर्यटन स्थल में तो एक तरह से ये भीड़ का एक स्थान बन गया और इस तरह की घटनाएं तो स्वाभाविक रूप से घटित होगी। तो इसलिए प्रशासन को बहुत जागरूक होना चाहिए। इसमें तीर्थ यात्रियों की जान का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए और व्यवस्था को जमाना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें पूरी लापरवाही शासन की तरफ से हो रही है। मैं आपके माध्यम से यही बात रखना चाहूँ। जी अग्रवाल जी, शुक्रिया आपका हमसे बात के लिए, करने के लिए और राय रखने के लिए। तो बिल्कुल लापरवाही तो कहीं ना कहीं हुई इसमें। हमारे साथ मूलचंद जूनावाल जी भी बने हुए हैं, महाकाल मंदिर के प्रबंधक हैं। देखिए मूलचंद जी, क्योंकि हम भीड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो बेहिसाब भीड़ हुई और उसके इंतजाम नहीं हुए, उस लिहाज से अगर हम आपसे बात करें, आपसे सवाल ये कि देखिए अगर महाकाल मंदिर की भी हम बात करें, वहां बेतहाशा भीड़ कुछ मौकों पर होती है। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट, जो भीड़ को व्यवस्थित करने का तरीका होता है, क्या वो होता है? और क्या आपको लगता है कि जो चार धाम यात्रा में पिछले दिनों तस्वीर देखी गई वो कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही थी? जी मैडम, जय श्री महाकाल। हमारे यहाँ पे जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है, महाकाल मंदिर में काफी मात्रा में भीड़ आने लगी, काफी यात्री आने लगे। इसके लिए हमारे मंदिर प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय बार बार मॉनिटरिंग करते हैं और समय समय पे भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था करते हैं। हमारे मंदिर से जुड़ने वाले जो जितने भी बड़े बड़े शहर है, उस एरिया में हमारे यहाँ पे पार्किंग बनाई जाती है, वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह पूरा रहता है और यात्री को उसी हिसाब से मंदिर की ओर छोड़ा जाता है ताकि मंदिर में भीड़ न बढ़े। जी, तो पूरी व्यवस्था की जाती है हर तरीके से, फिर वो चाहे स्वास्थ्य के लिहाज से हो, भीड़ मैनेजमेंट, पार्किंग, और जिस तरीके से आप तमाम जानकारी दे रहे हैं। आर.के. अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर हैं भोपाल से, माफ कीजिएगा एस.बी. मधु डॉक्टर हैं भोपाल से। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए देखा ये गया है अब जो 11 श्रद्धालु की जिनमें जान गई है कि सबसे ज्यादा ऐसे लोग उन इसमें शामिल हैं जिन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। तो ऐसे में क्योंकि जब जैसे जैसे हाइट पर चढ़ते हैं बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और तमाम तरीके की दिक्कतें। आप एक डॉक्टर के तौर पर अगर आपसे सलाह लेना चाहें, दर्शकों को बताना चाहें कि जब आप ऐसी किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी धन्यवाद जी। ये जैसे आप बता रहे हैं कि हार्ट अटैक से ज़्यादा मौतें हुई हैं,
तो ये बहुत तो बिल्कुल सिंपल है कि जब भी हाई ऑल्टीट्यूड या ऊंचे इलाकों में जब कोई भी आदमी जाता है तो हार्ट पे लोड तो बढ़ता ही है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है। जो प्लेन्स में जो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं उससे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ऑक्सीजन लेवल कम होती जाती है। और ये देखा गया है कि अगर 3000 मीटर से ऊपर अगर हो जाए, जो कि ये चार धाम मोस्टली 3000 या उससे ऊपर के हाइट वाले हैं तो इलाके हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी तो रहती ही है। तो कई सारी बीमारियां अगर आपको किसी को हो तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और जाने से पहले ही अपने डॉक्टर से सलाह करनी पड़ेगी, और ये उनसे फिटनेस लेना पड़ेगा कि मैं उस ऊंचाई में जाने के लिए फिट हूं या नहीं। और कौन सी बीमारी ऐसी हैं जिसके लिए विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हार्ट ब्लड प्रेशर, या हार्ट की कोई पहले से बीमारी हो, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। या कोई दमे की शिकायत हो, या रेस्पिरेटरी डिजीज कई सालों से चल रहा हो, उनको ऑक्सीजन की कमी बहुत जी। नुकसानदायक हो सकता है। या एनीमिया जिसको हम कहते हैं, खून में बहुत ज्यादा खून की कमी हो, तो ऐसे भी मरीज हैं जिनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और उनको बगैर अपने बीमारी का जानकारी दिए हुए अब वो ट्रैवल करना ही नहीं चाहिए। जी, तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कुछ खास बीमारियां आपने जिसमें डायबिटीज आपने बताई, सांस से संबंधित जुड़ी दिक्कतें जिसको हैं उनको नहीं ट्रैवल करना चाहिए। पूरी परमिशन लेकर, डॉक्टर से सलाह लेकर ही जाना चाहिए ऐसी यात्रा पर। किशोर, आप बता रहे थे कि एक तो वहां पर रजिस्ट्रेशन अब जरूरी कर दिया गया है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। साथ ही आपने ये भी बताया था कि बीच बीच में रोका जा रहा है, रोक रोक कर स्लॉट में आगे आगे भेजा जा रहा है। इसके अलावा और वो क्या फेरबदल किए गए हैं ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और आगे वो प्लानिंग करना चाहते हैं जाने की, तो वो उन बातों का ख्याल रखें? बिल्कुल, जो दर्शक है और खासकर जो हमारे मेहमान, दोनों मेहमानों ने जो बात रखी है बिल्कुल सही रखी है कि एक क्राउड मैनेजमेंट के लिए व्यापक प्रबंधन होने चाहिए थे। इसके लिए एक एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जिनको बीमारी है और डॉक्टरों ने उनको सलाह दी है कि वो ना करे तो उनको नहीं करनी चाहिए। अक्सर क्या होता है कि लोग सीधा चले आते हैं। पहाड़ों का सिस्टम अलग है, पहाड़ों में हवा पतली हो जाती है और बहुत तेजी से उन्हें ऑक्सीजन में होती है। इंसान क्या करता है, जिस तरीके से चढ़ता है तो उसको काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और सर दर्द होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि हल्का सर दर्द ये प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब ऑक्सीजन की कमी होती है वो सर दर्द ही होता है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे सर दर्द होता है और लोग सीधे रुकते नहीं हैं। पहाड़ों में चढ़ने का रूल यही है कि अगर आप पहाड़ पे आ रहे हैं तो कुछ जगह रुकिए, फिर उसके बाद चढ़िए। ये सारी चीज़ें रही। अब व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि सड़कों पर, पहाड़ की सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, इसलिए पहाड़ों की सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग रहा है। इसलिए लोगों को 2-2 घंटे रोका जा रहा है ताकि जैसे ही ऊपर का ट्रैफिक नीचे को वापस आ रहे हैं, यानी यात्री वापस आ रहे हैं, तो उनको आगे आगे सरकाया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, लेकिन लोग क्या कर रहे थे कि जिनकी डेट नहीं थी उस समय दर्शन करने की, वो उस समय पहुंच जा रहे थे, तो ऐसे में अव्यवस्था हो गई। इसको सुधारा जा रहा है। इसके अलावा जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के वहां पहुंच जा रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है। चेक पोस्ट कई जगह बनाई गई है, उन पे चेकिंग किया जा रहा है, और ये शायद पहले हो जाना चाहिए था। चाहे वो ऋषिकेश और हरिद्वार 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ से यात्रा संचालित होती है, यानी यहाँ से पहाड़ों की तरफ यात्रा जाती है चारों धामों के लिए, इसके अलावा अन्य जगहों के लिए भी। तो वहाँ पर ये सिस्टम पहले से लागू हो जाना चाहिए था। एक और बात यह है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसको मंदिर परिसर से 200 मीटर दूर बैन कर दिया गया है, और कहा गया है कि वहाँ पर मोबाइल ना ले जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से महाकाल के जो हमारे मौजूद हैं वो कह रहे थे कि मंदिरों को जो पिकनिक, अभी वो भी कह रहे थे और इसका दर्शक भी कह रहे थे कि पिकनिक स्पॉट बना दिया। ये जाहिर सी बात है, केदारनाथ में हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ ग्लेशियर है बड़े बड़े। 2013 की आपदा को मैंने खुद देखा है, मैंने बहुत नज़दीक से, मैं खुद वहाँ पे पहुँचा हूँ और सब कुछ देखा है। उससे शायद सरकार या प्रशासन या अधिकारियों ने सबक नहीं लिया। वहाँ पर बड़े बड़े ढोल लेके पहुँच गए, साउंड सिस्टम कर दिया। ग्लेशियर बहुत नाजुक होते हैं, वो बहुत बड़ी आपदा ला सकते हैं। तो सबसे पहले सरकार को करना चाहिए था कि यात्रा के लिए, यानी यात्रा शुरू में बहुत ज़्यादा होती है, लोग हर कोई चाहता है कि अपने आराध्य के दर्शन करे, मंदिर में जाए। उनके लिए सबसे पहले सरकार को ये करना चाहिए था कि पहले 10 दिन या 15 दिन एक सीमित संख्या कर देनी चाहिए थी कि वही दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जैसे जैसे सामने चीजें आ रही है, अव्यवस्था आ रही है, उसके बाद सरकार ने जिस तरीके से कम बैक किया और लोगों को वहां पहुंचाया, सवाल तो यही बार बार खड़ा होता है कि आखिर बार बार उसको रिपीट क्यों किया जाता है? कोई हादसे हो जाते हैं उसके बाद ही क्यों दोबारा से प्रशासन तेजी दिखाता है? पहले से ही क्यों नहीं इस तरीके के इस तरफ ध्यान दिया जाता है? 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ की हम बात करें तो यात्रा प्रारंभ हुए एक सप्ताह में अब तक 15,05,558 तीर्थयात्री इस धाम में दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़ा
लगातार बढ़ रहा है। प्रतिदिन यहां पर आपको ये भी बता दें कि 29,278 यात्री सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने के लिए सीमित संख्या होने से भी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। गुप्तकाशी से फाटा, सिरसी, सीतापुर, सोनप्रयाग में पार्किंग भरी होने की वजह से सड़कों पर वाहन खड़े होने से यात्रियों को 6 से 8 घंटे तक जाम में जूझना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में काफी परेशानी बढ़ गई है। व्यवस्था कहाँ है? पुलिस वाला कोई है ही नहीं। यहाँ थोड़ा सा 2 किलोमीटर की एरिया में पुलिस वाला है, बाकी कहीं भी पुलिस वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है ना? बाकी रोडों में इतना जाम घोड़ों की वजह से है कि एक पैदल जो यात्री है वो चलने के लिए जो असमर्थ है। तो खुद जो निकले हैं यात्रा पर, चार धाम की यात्रा पर, वो कह रहे हैं कि जाम में फंसे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं है। ये तमाम तरीके की दिक्कतें जो कहीं ना कहीं वहां पर परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। केदारनाथ, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी कहिए, आप क्या कहेंगे, क्या राय आपकी इस मुद्दे पर? केदारनाथ जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं आपको। उत्तराखंड के प्रशासन से कहना चाहता हूँ जी कि जहाँ होटल की व्यवस्था है और जहाँ से जाते हैं यात्रा के लिए जी, इनको वहीं रोक ले, इनको वहीं रोक के और 500 की जत्थे में भेजे, इनकी जांच करके, और 5-5 किलोमीटर आगे निकल जाए, इसके बाद इनको भेजे। 5-5 किलोमीटर आगे निकल जाए, फिर दूसरा जत्था 500 का, फिर 5 किलोमीटर आगे निकल जाए, तीसरा जत्था 500 का, इस प्रकार से भेजे और इनकी जांच वही करे जहाँ निकलते हैं वहां से जी। देखे नहीं, फिटनेस देखे नहीं, और मेडिकल का जो लेटर लाया गया जांच करे कि नहीं करे, ब्लड प्रेशर, सांस की शिकायत या कुछ भी हो, वो लेटर देख के अंदर छोड़े जहाँ से यात्रा चालू होती है, वही तो रोको ना इनको जी। उत्तराखंड के प्रशासन में यही हाथ जोड़ की विनती है और उसके बानी जी से सीएम से यही विनती है, इनको नहीं रोके। कैलाश जी, बिल्कुल, अब तो काफी आप ध्यान दिया जा रहा है इस तरफ, जो आप सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, उस तरीके से अब काम भी किया जा रहा है। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए हमसे। गढ़वाल कमिश्नर ने ऋषिकेश भद्रकाली चेक पोस्ट पर पहुंचकर बिना स्लॉट बुकिंग रजिस्ट्रेशन के जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के साथ खुद ही वाहनों की चेकिंग भी की। आइए देखते हैं। चारधाम यात्रा में आप सभी को जानकारी है कि ये हम लोगों को फीडबैक मिला कि कुछ यात्री और जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन या ट्रिप कार्ड आगे की तिथि का है, वो अपनी यात्रा को प्रीपोन करके पहले से जा रहे हैं। इस वजह से वहाँ कंजेशन बहुत हो गया है। तो आज ये निर्णय लिया गया था कि हमारे जो भी एंट्री पॉइंट्स है पहाड़ों पे जाने के लिए, वहाँ पर सघन चेकिंग की जाए। और आज अभी मॉर्निंग से ही कई गाड़ियों को वापस किया गया। किसी का रजिस्ट्रेशन और मूवमेंट प्लान 26 तारीख से 27 मई से है और वो आज की तारीख में ही ट्रेवल करना चाह रहा है, तो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है और उनको बता दिया गया है कि फिलहाल आप प्रतीक्षा करें, यदि ऊपर की स्थिति थोड़ा भी सुधरती है तो उनको तत्काल यहाँ से भेज दिया जाएगा। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से पुनः सभी हमारे सम्मानित श्रद्धालु हैं, उनसे अपील है कि बिना यात्रा रजिस्ट्रेशन के एक तो वो चारों धामों की यात्रा न करें, न इसकी उनको अनुमति दी जाएगी। और साथ ही साथ जो निर्धारित तिथि है उसके आसपास एक दिन पहले से ही वो अपना मूवमेंट करने की उनको अनुमति दी जाएगी। अगर वो हफ्ते 10 दिन पहले से मूव करते हैं तो उन्हें किसी भी दिशा में वहां पर नहीं जाने दिया जाए। तो गढ़वाल कमिश्नर भी सलाह देते हुए कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप बिल्कुल नहीं निकले ऐसी यात्रा पर, क्योंकि दिक्कतें बढ़ सकती हैं आगे। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सहायक प्रशासक महाकाल मंदिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मूलचंद जूरनवाल जी। मूलचंद जी, सवाल ये भी है, जिस तरीके से अब ज़्यादातर जो बात सामने आ रही है वो ये कि वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, कोई मदद के लिए कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। कई खुद जो वो श्रद्धालु थे वो लोग ये शिकायत कर रहे थे। ऐसे में क्या ऐसा हो, जिस तरीके के इंतजाम अपने लेवल पर होते हैं, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो कितना वक्त लगता है इमीडिएटली ऐसा रिस्पॉन्ड करने में कि तुरंत मदद पहुंच सके जो परेशान लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं?
जी मैम, हमारे यहाँ पे जब भी ऐसे यात्राएं चालू होती है, हमारे यहाँ पे जो भी हमारे केंद्र है वो पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और सभी कैमरे से अटैच होता है। हमारे यहाँ पे जो कंट्रोल रूम होता है उसमें बराबर उसमें मॉनिटरिंग की जाती है, किस जगह कितनी भीड़ आ रही है, किस क्षेत्र से कितनी भीड़ आ रही है, और उसको वहीं पे हम रोक के उनकी व्यवस्था तुरंत कर देते हैं। मूलचंद जी, ऐसे में क्या डबल प्लान रखा जाता है कि प्लान ए ये है, अगर उसमें कुछ फेरबदल करना पड़ा तो सेफ साइड हमेशा पहले प्रिपेयर करके रखा जाता है दूसरी स्थिति के लिए भी? जी जी, महाकालेश्वर प्रबंध समिति और जिला प्रशासन द्वारा ऐसा प्लान हमेशा बनाया जाता है कि किस तरफ से भीड़ क्राउड आ रहा है और उसको कहाँ रोकना है हाँ और कहाँ उनकी पार्किंग कराना है, अगला प्लान हमारा पूरा तैयार होता है। जी जी। डॉक्टर, लगातार हम बात प्लानिंग पर और जो व्यवस्थित वहां पर चीजें होनी चाहिए उसको लेकर तो बात कर ही रहे हैं। हम उस चीज को लेकर भी बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी किन बातों का ख्याल रखना है अगर आप ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर ने परमिशन दे दी है या फिर कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि वो ठीक है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जब पहाड़ों पर चढ़ाई चढ़ते हैं, जैसा कि किशोर हमारे सहयोगी भी हमें बता रहे थे कि बिल्कुल ही वहां पर जाकर जो आबो हवा होती है वो बदल जाती है, आपको ब्रेक ले लेकर ऊपर चढ़ना होता है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हम साथ में रख सकते हैं कि मान लीजिए श्वास संबंधी दिक्कत हो रही है, सांस फूल रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ ऐसी चीज साथ में रखें जिसको खाने से या जिसको इनहेल करने से, सूंघने से थोड़ी सी राहत महसूस हो, कंडीशन में कुछ सुधार हो? जी, तो इसमें अगर आप फिट भी हैं तो भी कई सारी परेशानियां आ सकती हैं जब पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, तो इसलिए हमें कई सारे प्रिकॉशन बरतनी पड़ती हैं। जैसे एक तो आपने बताया ही, लगातार आप ऊंचाई पे चढ़ते हुए नहीं चले जाना चाहिए, आपको बीच बीच में ब्रेक जरूर लेना चाहिए। और अगर कोई भी सिम्टम हो तो डेफिनेटली आराम करना चाहिए। और अगर पहले सिम्टम जैसे हेडेक का उन्होंने जिक्र किया, हेडेक हो या ब्लरिंग ऑफ विजन हो या नोजिया वॉमिटिंग या उल्टी होने को हो, तो आप तुरंत रेस्ट करें और तब भी ठीक ना हो तो मेडिकल हेल्प लें। जहां तक प्रिकॉशनरी चीज और क्या ले जा सकते हैं फर्स्ट एड के तौर पर या खान पान के तौर पर, दो तीन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपका खाना बिल्कुल पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए, इनफ एनर्जी मिलनी चाहिए, बिकॉज एनर्जी की इस्तेमाल होगा, आपको चढ़ाई में जरूरत पड़ेगी, अगर एनर्जी की कमी हो जो भी परेशानियां वो और बढ़ जाती हैं। दूसरी बात, फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक। ये देखा गया कि पहाड़ी इलाकों में पानी और सोडियम जिसको हम कहते हैं मिनरल्स, वो जल्दी से शरीर से निकल जाते हैं, इसलिए आपको ना ही पानी बट मिनरल्स भी, मिनरल वाटर पर्टिकुलरली, या कोई भी मिनरल, सोडियम का सोर्स हो, पोटेशियम का सोर्स हो, तो ये रख के चलना आवश्यक है। और फ्रॉम टाइम टू टाइम जी डॉक्टर बधू, ये मेरा सवाल है, क्या ऐसा भी होता है कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप हैंकी में थोड़ी सी कपूर और लौंग रख के चले और उसको आप सूंघते हैं तो थोड़ा सा आप इजी होते हैं अगर श्वास संबंधी दिक्कत होती है, क्या ऐसा होता है? इससे मतलब साइंटिफिक तौर पर तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि इससे बहुत विशेष हो। अगर कोई मान लो दमे का पेशेंट है, उसको इनहेलर साथ में जरूर रखना चाहिए, फर्स्ट एड किट उसका जो है साथ में, इनहेलर्स टाइमली होने चाहिए उनके लिए, तो डेफिनेटली उसका रोल है। बट कपूर से अगर विशेष आराम मिलता है नहीं मिलता है, ये तो मतलब साइंटिफिक तौर पर मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। जी। और दूसरी, जो ब्लड प्रेशर वगैरह आपका कंट्रोल में रखें। अगर मेन चीज ये है कि आप आराम आराम से चलें, हाइट पे जल्दी से ना चढ़ें, जब भी कोई तकलीफ हो तो आराम करें, और आपके मेडिकल जो भी टीम जा रही है तो ब्रेक ले लेकर चलते रहे, खाने पीने का भरपूर ख्याल रखना है इस दौरान। जी। यमुनोत्री चारधाम यात्रा पर गए सागर के बीना के राम गोपाल रावत का निधन हो गया। बताया ये जा रहा है कि यात्रा के दौरान यमुनोत्री में राम गोपाल रावत की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। इस दौरान हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तीर्थयात्री राम गोपाल रावत का अंतिम संस्कार गंगोत्री में किया गया है। वहां सीएम मोहन यादव ने सूचना मिलते ही तत्काल 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की और मृतक राम गोपाल रावत के परिजनों के प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त की। तो चारधाम यात्रा के दौरान हार्ट अटैक आया था, जिनका अंतिम संस्कार गंगोत्री में ही किया गया। सीएम मोहन यादव ने भी तुरंत उनके लिए सहायता राशि प्रदान की, साथ ही परिवारजनों को संवेदना प्रकट की कि भगवान उन्हें इस दुख से निकलने में सहायता मदद करे। किशोर रावत भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, अब अगर हम इस वक्त की तस्वीर वहां की जानना चाहें, क्या, क्योंकि देखिए अब इतना बड़ा हादसा हुआ, 11 लोगों की जान चली गई, फिर से प्रशासन ने वो तेजी दिखाई, हरकत में आया, अब क्या वहां पर जो मूवमेंट है, जो रफ्तार है, यात्रियों के आने का, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है, अब क्या वो सहज हुआ है, स्थिति बदली है थोड़ी सी?
बिल्कुल, थोड़ा इसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है जिस तरीके से यात्रियों को हर स्पॉट्स पे रोका जा रहा है। रोकने से फ़ायदा एक ये मिल रहा है कि यात्रा है वो थोड़ा-थोड़ा करके चल रही है। यानी एक साथ गाड़ियाँ अगर पहुँच जा रही है 100, तो ट्रैफ़िक जाम हो रहा है, तो उसमें ये किया जा रहा है कि गाड़ियों को अलग-अलग जगहों पर रोका जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से लगातार सरकार ने इस चीज़ को बिल्कुल सख्ती से लागू किया है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो वापस उनको भेजा जा रहा है, इससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन फिर भी कई जगहों पर कहीं पर 100 मीटर, 200 मीटर या 400 मीटर, 500 मीटर तक थोड़ा-थोड़ा जाम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि अभी जो यात्रा करने पहुँचे हैं वो बड़ी तादाद में है। हरिद्वार और ऋषिकेश से लगातार यात्री पहुँच रहे हैं और श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से थोड़ा सख्ताई हो रही है, जिस तरह से थोड़ी से इन्होंने चीज़ें तय की है, प्लानिंग की है, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अभी इसको थोड़ा समय लगेगा। अगर हम ये कह सकते हैं कि इसको अभी 2 दिन 3 दिन और लगेंगे कि ये यात्रा जो सुचारू रूप से चल जाए, ताकि भीड़ भी ना हो और श्रद्धालुओं की जो क्राउड मैनेजमेंट वो भी स्थिति सुधर जाए, तो इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। जी, तो बिल्कुल, लेकिन अभी धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि स्थिति को सामान्य किया जाए। किशोर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, आपका शुक्रिया। साथ ही मूलचंद जी, आपका भी महाकाल मंदिर के प्रबंधक, हमें तमाम जानकारी बातचीत आपने की, शुक्रिया आपका। और प्रोफेसर SV मधु, डॉक्टर, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए।